वस्तु और सेवा कर जीएसटी परिषद ने नई दिल्ली में आज अपनी 53वीं बैठक में फर्जी बिलों पर रोक लगाने के लिए पूरे देश में बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण लागू करने का फैसला किया। परिषद ने दूध के सभी प्रकार के डिब्बों पर एक समान 12% वस्तु और सेवा कर लगाने की भी सिफारिश की। सरकार ने भारतीय रेलवे द्वारा आम लोगों को दी जा रही कई सेवाओं को वस्तु और सेवा कर जीएसटी से छूट देने का फैसला किया। भारत और बांग्लादेश ने दोनों देशों की समृद्धि के लिए संपर्क, वाणिज्य सहयोग बढ़ाने के लिए दृष्टिकोण साझा किया। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा एजेंसी द्वारा अपनाई जा रही परीक्षा प्रक्रिया को पूरी तरह बदलने के लिए 7 सदस्यों की उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया और 2020 क्रिकेट विश्व कप में एंटीगा में दूसरे सुपर 8 मुकाबले में भारत और बांग्लादेश के बीच मैच जारी। समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। वस्तु और सेवा कर जीएसटी परिषद ने स्टील, लोहा और एल्युमिनियम निर्मित दूध के डब्बों पर एक समान 12% जीएसटी लगाने की सिफारिश की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज नई दिल्ली में 53वीं जीएसटी परिषद की बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में घोषणा की कि अखिल भारतीय स्तर पर बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण शुरू होने जा रहा है। इससे सरकार को फर्जी चालान के जरिए किए गए फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट दावों से निपटने में मदद मिलेगी। वित्त मंत्री ने यह भी बताया कि भारतीय रेलवे द्वारा यात्रियों को उपलब्ध कराई जा रही कई सुविधाओं को जीएसटी के दायरे से बाहर कर दिया गया है। Services provided by Indian Railways to the common man, sale of platform tickets, facility of retiring rooms, waiting rooms, cloakroom services, battery-operated car services are being exempted from GST. Further, intra-railway supplies are also being exempted. वित्त मंत्री ने बताया कि सरकारी मुकदमे कम करने के उद्देश्य से परिषद ने विभाग द्वारा अपील दायर करने के लिए जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण के लिए 20 लाख रुपए, उच्च न्यायालय के लिए 1 करोड़ रुपए और उच्चतम न्यायालय के लिए 2 करोड़ रुपए की सीमा की सिफारिश की है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि समय पर कर हस्तांतरण, वित्त आयोग से अनुदान और जीएसटी क्षतिपूर्ति बकाया के माध्यम से राज्यों को केंद्र के समर्थन का उद्देश्य राज्यों में विकास को बढ़ावा देना है। वित्त मंत्री ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय बजट 2024-25 के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्रियों के साथ बजट पूर्व परामर्श बैठक की अध्यक्षता करते हुए राज्यों से केंद्र सरकार की राज्य पूंजी निवेश विशेष सहायता योजना का लाभ उठाने को कहा। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र सोमवार से शुरू होगा। इस सत्र में नवनिर्वाचित लोकसभा सदस्यों को शपथ दिलाई जाएगी। अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किए गए भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ सांसद भर्तृहरि मेहताब सदस्यों को शपथ दिलाएंगे। लोकसभा के नए अध्यक्ष का चुनाव 26 जून को होगा, जबकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 27 जून को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगी। राज्यसभा का सत्र 27 जून से शुरू होगा। संसद सत्र 3 जुलाई को संपन्न हो जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। भारत और बांग्लादेश ने आज दोनों देशों की संपन्नता के लिए कनेक्टिविटी, वाणिज्य और सहयोग बढ़ाने के लिए भविष्य का एक दृष्टिकोण पत्र साझा किया। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय बातचीत के बाद मीडिया को जानकारी देते हुए विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने कहा कि दोनों देशों ने डिजिटल भागीदारी संबंधी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए हैं। India and Bangladesh seeks to realize our respective national development visions of Viksit Bharat 2047 and Smart Bangladesh Vision of 2041. The two leaders also agreed to intensify engagement on counter-terrorism, counter-radicalization and bilateral defense cooperation. भारत और बांग्लादेश ने आज विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए और कई समझौता ज्ञापनों का नवीनीकरण किया। इन समझौतों में डिजिटल और हरित भागीदारी, समुद्री सहयोग, स्वास्थ्य और चिकित्सा, अंतरिक्ष सहयोग, रेलवे संपर्क, समुद्र विज्ञान, आपदा प्रबंधन और मत्स्य पालन के क्षेत्र शामिल हैं।
नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के बीच हुई बातचीत के बाद इन समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। एक प्रेस विज्ञप्ति में श्री मोदी ने कहा कि बांग्लादेश भारत की पड़ोसी प्रथम और एक्ट ईस्ट नीति का आधार स्तंभ है। 2026 में बांग्लादेश डेवलपिंग कंट्री बनने जा रहा है। सोनार बांग्ला को नेतृत्व देने के लिए मैं प्रधानमंत्री शेख हसीना जी का अभिनंदन करता हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि हम साथ मिलकर विकसित भारत 2047 और स्मार्ट बांग्लादेश 2041 के संकल्पों को सिद्धि तक ले जाएंगे। एक प्रेस वक्तव्य में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भारत को विश्वसनीय मित्र और क्षेत्रीय भागीदार बताया। बाद में शेख हसीना ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत में लोकतंत्र दिन प्रतिदिन मजबूत होता जा रहा है और उसने अपने लोकतांत्रिक सामर्थ्य की बुनियाद पर दुनिया में विशेष जगह बनाई है। श्री सिंह ने आज अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र लखनऊ में आयोजित कार्यकर्ता अभिनंदन समारोह में ये बात कही। अवैध गतिविधि रोकथाम अधिनियम यूएपीए के तहत गठित न्यायाधिकरण ने मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर मसरत आलम गुट और तहरीके हुर्रियत जम्मू और कश्मीर पर 5 साल का प्रतिबंध लगाने के केंद्र के फैसले की आज पुष्टि कर दी। केंद्र शासित प्रदेश में राष्ट्र विरोधी और अलगाववादी गतिविधियों में शामिल होने के कारण दोनों गुटों को पिछले वर्ष दिसंबर में यूएपीए के तहत 5 साल के लिए गैरकानूनी घोषित किया गया था। गुजरात पुलिस ने अमेरिका, कनाडा और ब्रिटेन जैसे देशों से कोरियर के जरिए हाइब्रिड गांजा और अन्य नशीली दवाइयां जब्त की हैं। इनकी कीमत 3.5 करोड़ रुपए बताई गई है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए की परीक्षाओं के पारदर्शी, सुचारू और निष्पक्ष संचालन सुनिश्चित करने के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉ के राधाकृष्णन की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय समिति को एनटीए की परीक्षा प्रक्रिया में सुधारों की सिफारिश करने का दायित्व सौंपा गया है। समिति मौजूदा प्रक्रिया का मूल्यांकन करेगी और वर्तमान शिकायत निवारण तंत्र का आकलन करेगी। समिति से 2 महीने के भीतर रिपोर्ट देने को कहा गया है। समिति के गठन के बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि छात्रों का हित और उज्जवल भविष्य हमेशा सरकार की उच्च प्राथमिकता रहेगी। एनटीए की स्ट्रक्चर, एनटीए की फंक्शनिंग, एग्जामिनेशन प्रोसेस, ट्रांसपेरेंसी और डाटा सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को और इम्प्रूव करने के लिए उस उच्च स्तरीय कमेटी से रिकमेंडेशन अपेक्षित रहेगी। हम 0 एरर की परीक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। इस वर्ष की संयुक्त सीएसआईआर यूजीसी नेट परीक्षा अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण स्थगित कर दी गई है। ये परीक्षा मंगलवार से बृहस्पतिवार के बीच होनी थी। श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने 2 वर्ष के आर्थिक संकट में अपने देश की वित्तीय मदद करने के लिए भारत का आभार व्यक्त किया है। श्री विक्रमसिंघे ने कोलंबो में 31वें अखिल भारतीय भागीदार बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि श्रीलंका भारत के साथ मजबूत भागीदारी बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। कनाडा के न्याय अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि एयर इंडिया की कनिष्क उड़ान 182 में बम विस्फोट की जांच जारी है। कनाडा का ये बयान इस त्रासदी के 39वीं बरसी पर आया है। आईसीसी 2020 क्रिकेट विश्व कप में इस समय एंटीगा के नॉर्थ साउंड में सर विलियम्स टीचर स्टेडियम में सुपर 8 मुकाबले में भारत और बांग्लादेश का मैच जारी है। बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 11 ओवर में 3 विकेट पर 97 रन बना लिए हैं। भारत की ज्योति सुरेखा वेन्नम, परनीत कौर और अदिति स्वामी ने तुर्की में अंताल्या तीरंदाजी विश्व कप में कंपाउंड टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। इस जीत के साथ भारतीय टीम ने इस सीजन में क्लीन स्वीप पूरा किया और कंपाउंड टीम स्पर्धा में विश्व कप के सभी 3 स्वर्ण पदक अपने नाम किए।
18वीं लोकसभा का प्रथम सत्र सोमवार से आरंभ होगा। सत्र की पूर्व संध्या पर आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कल विशेष कार्यक्रम इश्यूज बिफोर पार्लियामेंट और संसद के समक्ष मुद्दे का प्रसारण करेगा। इश्यूज बिफोर पार्लियामेंट कार्यक्रम आकाशवाणी रेनबो और अतिरिक्त मीटरों पर तथा संसद के समक्ष मुद्दे आकाशवाणी गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर कल रात 9:30 बजे से 10 बजे तक सुना जा सकता है। लंदन स्थित राष्ट्रमंडल मुख्यालय में 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के पहले सत्र का आयोजन किया गया। योग सत्र के प्रारंभ में समग्र कल्याण की प्राचीन भारतीय पद्धति के वैश्विक प्रभाव के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक वीडियो संदेश प्रसारित किया गया। चीन में बीजिंग में भारतीय दूतावास के 2 घंटे के कार्यक्रम में 1000 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। बहरीन में भारतीय दूतावास ने कल 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर स्वयं और समाज के लिए योग विषय पर केंद्रित कई कार्यक्रमों का आयोजन किया। रूस ने कल रात यूक्रेन के विद्युत केंद्र पर जबरदस्त हमला किया, जिससे पश्चिमी शहर लवीव में कई ऊर्जा उपकरण क्षतिग्रस्त हो गए। यूक्रेन के अधिकारियों के अनुसार इस हमले में 2 श्रमिक घायल हो गए। अधिकारियों ने बताया कि यूक्रेन के वायुसेना ने अनेक क्षेत्रों में दागे गए 16 मिसाइलों में से 12 को मार गिराया। हमले में 13 ड्रोन भी नष्ट कर दिए गए। पिछले 3 महीने के दौरान यूक्रेन के विद्युत केंद्रों पर रूस ने 8 बार हमला किया है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने वार्षिक श्री अमरनाथ जी यात्रा आरंभ होने के उपलक्ष्य में आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से परंपरागत प्रथम पूजा की। बाद में उपराज्यपाल ने कहा कि श्री अमरनाथ जी तीर्थ बोर्ड और संबंधित विभागों के अधिकारी तीर्थ यात्रियों को बेहतर सुविधाएं और सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं। ओडिशा में स्थित पुरी श्री मंदिर में भगवान जगन्नाथ और उनके भाई बहन की स्नान यात्रा का अनुष्ठान आज से शुरू हो गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वस्तु और सेवा कर परिषद ने नई दिल्ली में आज अपनी 53वीं बैठक में फर्जी बिलों पर रोक लगाने के लिए पूरे देश में बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण लागू करने का फैसला किया। परिषद ने दूध के सभी प्रकार के डिब्बों पर एक समान 12% वस्तु और सेवा कर लगाने की भी सिफारिश की। सरकार ने भारतीय रेलवे द्वारा आम लोगों को दी जा रही कई सेवाओं को वस्तु और सेवा कर जीएसटी से छूट देने का फैसला किया। भारत और बांग्लादेश ने दोनों देशों की समृद्धि के लिए संपर्क, वाणिज्य और सहयोग बढ़ाने के लिए दृष्टिकोण साझा किया। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा एजेंसी द्वारा अपनाई जा रही परीक्षा प्रक्रिया को पूरी तरह बदलने के लिए 7 सदस्यों की उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।